नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से इंडिया न्यूज का खास शो रियासत की सियासत, जिसमें हम बात करते हैं तमाम सियासी हलचलों को लेकर। जी हां, आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में इस समय राजनीतिक हलचलें तेज हैं। वजह यह भी है कि अब जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद जताई जा रही है और उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। मगर उससे भी बड़ी बात यह है कि इस वक्त सियासी पार्टियां इस चीज को लेकर परेशान हैं, जिस तरीके से लगातार उनको अन्य जो आतंकी गतिविधियां जो हो रही हैं और उसमें टारगेट किया जा रहा है, खासतौर पे पॉलिटिकल किलिंग पिछले कुछ दिनों से हो रही है, उस चीज को लेकर चिंतित हैं कि उनके काडर को जिस तरीके से आतंकी निशाना बना रहे हैं वो कितना खतरनाक है। क्योंकि काडर इससे डरेगा, लोगों के बीच में जाने से परेशानी होगी, मगर उसके बावजूद भी पार्टियों को राजनीतिक हलचलें तेज रखनी है। ग्राउंड में वर्कर के पास, जो वोटर के पास जाना पड़ेगा, इसके लिए उनके लिए ये एक्टिविटीज़ बड़ी ज़रूरी हैं। मगर ये सारी चीज़ें अगर किसी को सूट नहीं करती हैं तो वो एलओसी के सरहद के पार बैठे पड़ोसी पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान देख रहा है कि लगातार जम्मू कश्मीर में सियासी हलचलें तेज हो रही हैं। लगातार बीडीसी चुनाव हो, पंचायत इलेक्शन हो, डीडीसी चुनाव हो, ये कामयाब हुए हैं और लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पाकिस्तान की जो खोखले दावे हैं कश्मीर में हालात खराब होने को लेकर, उसे जो है वो दर्शाता है, उन्हें एक्सपोज करता है। इसलिए पाकिस्तान की एक बड़ी चाल है कि सरहद पर शांति रखो, बंदूक की गोली को बंद रखो, मगर यहाँ जम्मू कश्मीर में अपने आतंकियों, अपने टाउट्स के जरिए पॉलिटिकल किलिंग को करवाने की कोशिश पाकिस्तान की है, ताकि यहाँ पर डर और खौफ का माहौल जो पॉलिटिकल वर्कर के में बना सके। पिछले कुछ समय की बात करें तो लगातार इन्हीं पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ जो हुई हैं, उसके बाद पाकिस्तान ने पॉलिटिकल किलिंग को अंजाम देना शुरू किया है, जिसमें आपको बता दूं कि जिस तरह से ये हुआ है, बीजेपी के लगभग 28 नेता टारगेट हुए हैं पिछले कुछ समय में। अपनी पार्टी के नेता की कल हत्या कर दी गई। इससे पहले अगर आप देखें तो अजय भारती को निशाना बनाया गया था। इसके अलावा कई जो हैं लोगों को निशाना बनाया गया है। मगर इन सभी का मतलब ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं इनको खतरा महसूस हो रहा है, इनको कहीं ना कहीं अपनी एक्टिविटीज़ में जो है काफ़ी बाधाएं आ रही हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है और कौन है इसके पीछे। मेरे साथ बीजेपी से जुड़ेंगे अभिजीत जसरोटिया, जो कि प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे विक्रम मल्होत्रा, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। आप दोनों का इस प्रोग्राम में स्वागत है। सबसे पहले अभिजीत, आपके पास आना चाहूंगा। आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? अभिजीत, आपसे जानना पॉलिटिकल किलिंग कश्मीर में हो रही है और आपके जो नेता हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, क्या लगता है क्यों ऐसी चीजें होना शुरू हो गई कि अचानक से इस तरह से निशाना जो खासतौर पे बीजेपी के नेताओं को बनाना शुरू किया गया? अगर पिछले 2 सालों में देखें तो लगभग 2 दर्जन के करीब बीजेपी नेता जो है उनकी हत्या की जा चुकी है। चिड़िया साहब, देखें, ऐसा है कि 5 अगस्त 2019 के उस ऐतिहासिक दिन के बाद जब यहाँ पर सब कुछ बदल गया और इसकी जो क्या कहते हैं, हर तरफ आप देखें एक हालात जो है नॉर्मलिटी की तरफ चल पड़े। नया रिक्रूट जो था वो हथियार उठाने से खौफजदा था। उसके बाद नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ स्टोन पेल्टिंग 0 पर आ गए। इस तरह की जब ये चीजें हालात ठीक होना शुरू हुए तो इससे सबसे ज्यादा परेशानी किसको थी? सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को थी तो पाकिस्तान को थी, या पाकिस्तान के जो भाड़े के टट्टू यहाँ पर कश्मीर में जो काम करते हैं उनको। और अब इनको ये देखा कि इस 15 अगस्त के ये जो पिछला ऐतिहासिक दिन रहा हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लिए खासकर, जिसमें ना तो किसी तरह का कोई इंटरनेट बैंड लगाया गया, ना ही किसी तरह का कोई कर्फ्यू या किसी तरह की और कोई पाबंदी थी, तो एक नया तरह का कश्मीर सबके सामने उभर कर आ रहा था। बस इससे अगर किसी को दिक्कत होती है तो उन्हीं पाकिस्तान के एजेंटों को होती है, या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को होती है, या सेपरेटिस्ट को होती है। तो फिर इन्होंने आ जाकर अपना एक ऐसा गंदा और एक ऐसा खौफनाक रास्ता अपनाया जिसके अंदर मासूम लोगों को इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। और उन मासूम लोगों के पास ना तो कोई ऐसा हथियार होता है जिससे वो अपने बचाव कर सके, आ जाके वो उन्हीं अपने कुछ पीएसओ के भरोसे पर ही होते हैं। लेकिन वो बेचारे भी कहीं ना कहीं आ जाके थोड़े से असमर्थ हो जाते हैं कि घात लगाकर हमला करते हैं। और जब घात लगाकर हमला करते हैं और धोखे से हमला करते हैं तो वो बेचारों को अपने प्राणों की आहुति देना पड़ती है। लेकिन खैर, भाजपा का कार्यकर्ता इन सब चीजों से डरता नहीं है, क्योंकि तिरंगा लेकर हम लोग खड़े हैं वहां पर, क्योंकि हमें अपने
आप पे विश्वास है और हमारे रक्त की अगर आखिरी बूंद भी बहेगी तो भारत माता के लिए बहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे प्रथम देश आता है, उसके बाद पार्टी और उसके लास्ट में अपना आप आता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं वो दोगली नीति जरूर दिखाता है उन पॉलिटिकल लीडर्स की, खासकर जो ऐसी किलिंग्स के ऊपर अपने गड़ियाली आंसू बहाते हैं। मैं जिनकी तरफ इशारा कर रहा हूं, आप समझ सकते हो कि एक तरफ तो ये गड़ियाली आंसू बहाएंगे कि किलिंग करती गई, दूसरी तरफ ट्वीट डालेंगे अपना कि जी हम जमात इस्लामी के ऊपर जो आपने बैन लगा के रखा है उसके हम खिलाफ। तो बड़े से बड़े लीडर दोनों के दोनों जो पुराने मुख्यमंत्री रह गए हैं, जी। तो ये जो दोहरे मापदंड की नीति है जिसके कारण कश्मीर में आज कितना खून खराबा हो चुका है, और मुझे समझ नहीं आता ये जेलम में और कितना खून देखना चाहते हैं जिसके बाद इनकी प्यास बुझेगी। और कम से कम इन लाशों के ऊपर सियासत तो नहीं करनी चाहिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है जम्मू कश्मीर। लाशों के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। विक्रम जी, हम कई दिनों से देख रहे थे कि बीजेपी के नेताओं को तो टारगेट किया जा रहा था, मगर अब जो कल हुआ, आपकी पार्टी के एक वर्कर की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या हुई है, कैसे देखते हैं ये सारी चीज़ें? क्यों ऐसा हो रहा है कि खासतौर पे देख रहे हैं कि जो वॉइसेस खासतौर पे ये कहेंगे कि अब कश्मीर में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जब से तेज़ हुई हैं, अपनी पार्टी है, बीजेपी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या बाकी पार्टियां जो है इसमें उनको कोई नुकसान नहीं है या उनको टारगेट नहीं किया जा रहा, मगर ये दो पार्टियां जो है मुख्य तौर पर टारगेट हो रही हैं, क्या लग रहा है? देखिए अजय जी, धन्यवाद एक आपका इस शो में बुलाने के लिए। और सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे साथी, हमारे कुलीग जिनकी निर्मम हत्या आतंकियों द्वारा की गई, उनके वो कायराना हरकत जो उन्होंने की है, वो मुझे लगता है इसके पीछे वही ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में अमन हो, जम्मू कश्मीर में शांति का वातावरण हो, यहाँ चुनाव कराए जाएं, यहाँ एक चुनी हुई सरकार आए जो लोगों के मसले मसाइल हल करे। और मैं कभी भी इस जो भी पॉलिटिकल किलिंग होती है उसको हम किसी राजनीतिक पार्टी से ना जोड़ के, अगरचे वो किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हों, पर मेरी नज़र में, हमारी पार्टी की नज़र में ये एक ह्यूमैनिटी का इशू है, इंसानियत का इशू है कि एक बेकसूर आदमी को मौत के घाट उतार दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो चुनावी प्रक्रिया, वो प्रजातंत्र को सशक्त करने के लिए आगे आया। वो 370 के बाद जिस तरह से हालात बने जम्मू कश्मीर में, और उन हालात के बावजूद, उस मुश्किल के घड़ी के बावजूद, जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स का नाम लेने के लिए, चुनाव कराने के लिए, आगे का रास्ता हमवार बनाने के लिए जो लोग निकल के आ रहे हैं, अगर उनको टारगेट किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये उस पॉलिटिकल प्रोसेस को भी टारगेट किया जाता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो जम्मू संभाग में हम उग्रवाद का जो जहरीला नाग अपना फन उठा रहा है, जिस तरह से हमने देखा कि उग्रवाद की घटनाएं मुसलसल बढ़ती जा रही हैं जम्मू संभाग में। और कल भी वहाँ थाना मंडी में हमने एक वीर जवान अपने जेसीओ की शहादत, उनकी एक शहादत हुई। और उसके साथ साथ जिस तरह से ये हालात बन रहे हैं, तो इसका जो पॉलिटिकल फायदा है वो उन्हीं लोगों को होता है जो नहीं चाहते यहाँ एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो शुरू हो। और ये डायरेक्ट जो प्रहार है, जो ये सीधा प्रहार है, ये इसी जो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा कि अब हम यहाँ चाहते हैं कि चुनी हुई सरकार आए, और उससे पहले भी कई दफ़ा जो देश के प्रधानमंत्री हैं ऑल पार्टी डेलीगेशन को भी बता चुके हैं कि हम चाहते हैं कि एक चुनी हुई सरकार यहाँ आए। तो ये लोग जो हैं, ये सब लोग उस तरक्की के दुश्मन हैं, उस अमन के दुश्मन है, उस प्रक्रिया के दुश्मन है जिसके तहत जम्मू कश्मीर में खुशहाली आ सकती है। मगर जिस तरीके से अभिजीत जी, जिस तरीके से ये शुरू हुआ है, खासतौर पे देखें पहले भी होता रहा है, मगर अब जिस तरह से हो रहा है, क्या लगता है पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर चिंतित है कि कहीं जो बेसिक डेमोक्रेसी है, चाहे वो पंचायत इलेक्शन है, वो चाहे बीडीसी है, डीडीसी है, ये चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो दावे करता था कश्मीर में हालात ख़राब हैं, उनको उसको सूट नहीं कर रहा, इसलिए हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान जैसे देश से आप और तवक्को भी क्या रख सकते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास एक ऐसा पड़ोसी है जो कभी भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर अमन हो, और दूसरा दुर्भाग्य ये हमारे यहाँ पर कुछ लोग हैं जो शायद उनकी भाषा बोलते हैं। दोनों चीजें बड़ी दुर्भाग्य वाली है। पाकिस्तान जैसे देश को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी FATF में लताड़ दिया हुआ है, लेकिन ये वही देश है। आप खुद देख लीजिए, आज जो अफगानिस्तान का हाल हुआ है, इसके पीछे भी तो पाकिस्तान का ही हाथ है।
तो आप इस देश से और तवक्को भी क्या रख सकते हैं, क्योंकि ये तो खुद से कभी शांति से बैठेंगे नहीं। तो खैर इनकी तरफ तो हम वही कर सकते हैं कि हम अपने थोड़ा बॉर्डर्स की तरफ हमारा जो है वो अब तो बड़ी स्ट्रांग विजिल चल रही है, काफी हद तक उनके ऊपर हमने जो विजिल है वो अपना उसमें कामयाब भी हो चुके हैं। लेकिन फिर भी दिक्कत अब आती है जब जो हमारे यहाँ की काली भेड़ें हैं वो जब ऐसे काम करती हैं जिसके अंदर लोगों को बरगलाने की बातें करती हैं, कुछ ऐसी बातें करती हैं कि जहां पर लोगों को कंफ्यूज करती हैं चीजों को लेकर। कुछ वो जैसे आप पीछे देख लीजिए कि कितना बड़ा एक षड्यंत्र का भांडा फोड़ हुआ। मुझे लगता है कश्मीर के लोगों को और खासकर आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सभी को एक बात बता देना चाहता हूं कि देखिए अभी हुर्रियत के जो 2 दिन पहले इनके लीडर पकड़े गए जो MBBS की सीटें पाकिस्तान की भी बेच गए और उनसे अपने घर भर लिए उन्होंने और कुछ पैसा टेररिज्म में लगा दिया। आप देख लीजिए खुद के हुर्रियत के जो उनके बच्चे हैं वो कहीं फॉरेन में पढ़ रहे हैं, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, और जब आ जाती है बात जिहाद के लिए लड़ाइयां करवाने की और किसी के बच्चे को मरवाने के लिए तो फिर वो आम गरीब लोगों के बच्चे उनको मरवाते हैं ये। खैर इसके बाद ये जो इन्होंने हरकत की है जिसके बाद ये एक्सपोज हो गए सबके सामने, कश्मीर के लोगों की आंखें जरूर खुलेंगी, उनको पता लगेगा जिस खोखली बातों के कारण, जिस सो कॉल्ड जिहाद का नाम ले लेकर आपके बच्चों की ये लोग कुर्बानियां देते हैं, उन लोगों को आज की डेट में चाहिए सभी के सभी कश्मीरी जो है उनको एक्सपोज करे और उनके खिलाफ बात करें। क्योंकि जब किसी की जान जाती है तो उस मां से पूछिए उसका दर्द क्या होता है, और जब उसको पता लगेगा कि ये हुर्रियत जैसे लोग जो पीछे थे, जो कल हमें कोई और पाठ पढ़ाया करते थे और उसके बदले में क्या करते थे, खुद की जेबें भरा करते थे। आप एक चीज जंडियाल साहब नोटिस कर सकते हैं कि 80 के उस दशक के बाद जब यहाँ टर्मोइल शुरू हुआ, अचानक से ही 90 के बाद आप देखेंगे हुर्रियत के लीडर उनके जिनके पास क्या खाने को रोटी नहीं हुआ करती थी किसी जमाने में, आज बड़े बड़े मॉल बनाकर बड़े बड़े बिजनेस में बड़ी बड़ी गाड़ियां इनके पास कहां से आती गई। किसी भी आज तक पॉलिटिकल पार्टी का ध्यान नहीं दिया, कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी का ध्यान नहीं किया इस तरफ, किसी ने इसकी बात ही नहीं की आज तक, क्योंकि वो इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट करते थे सबके सब। जितने ये सेपरेटिस्ट हैं इनके कौन आका है आपको पता ही है, लोगों के सामने दिखाने को बात कुछ और करेंगे, कश्मीर में भाषा कुछ और बोलेंगे, दिल्ली पहुंचते इनकी भाषा कुछ और हो जाती है। डर तो है अभिजीत जी, क्या लग रहा है, डर है इन पार्टियों को? डर नहीं है इनको, कहीं ना कहीं लगता है हमारा देखिए मैंने आपको पहले कहा लाशों की सियासत, ये वोट के लिए सब कुछ करते हैं कि किस तरह से हम अपना वोट, हुर्रियत भी इनडायरेक्टली इनकी इलेक्शन में सपोर्ट करती है, ये भी सबको पता है। मैं कहता हूं सबसे पहले तो ऐसी पार्टीज जो ऐसा काम करती हैं जिनके आज नेता पाए जा रहे हैं, कोई अबू दुजाना के साथ किसी के रिलेशन, किसी का कुछ पाया जा रहा है, जिनके अब जो फैमिली मेंबर्स हैं उन ईडी उनसे पैसों का पूछ रही है कहां से आप लोगों ने लाए हैं, तो ऐसों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई होना बड़ी जरूरी है। और सबसे बड़ी जरूरी है एक आम आवाम जो कश्मीर का है उसे समझने की जरूरत है कि आप समझे कि आप लोगों की बलि आज तक क्यों दी गई, एक खोखली बातों के पीछे, एक झूठ, एक छलावे के पीछे आपके बच्चे मरवाए गए। ये आम कश्मीरी को उठकर ये चीज समझना पड़ेगी, वरना तो जैसा मंजर चल रहा है वैसा ही चलेगा। अभिजीत जी वापस लौटूंगा आपके पास। विक्रम जी, क्या लगता है आपके वर्कर, आपके लीडर टारगेट होंगे तो ग्राउंड फोर्स जो आपकी है उसको उसमें डर पैदा होगा? क्यों लोग जैसे आपको टारगेट किया जा रहा है, इसमें क्या लगता है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट लगती है, कोई साजिश लगती है, या सिर्फ जो है आप लोगों को रोकने के लिए सब हो रहा है? देखिए जंडियाल साहब, मुझे लगता है कि ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का मामला है, उसको पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि कौन लोग पीछे थे, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही उस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट भी आएंगे और कल्प्रिट्स को पकड़ा भी जाएगा। पर एक ब्रॉडर क्वेश्चन जो है वो आज जो हमारे सामने है वो ये है कि आज एक माहौल ऐसा बना है जहां आपके पास पंचायत के चुनाव बीडीसी के हुए, डीडीसी के हुए, कॉरपोरेशन के हुए, और अब चुनाव जो है असेंबली के होने जा रहे हैं और डिलिमिटेशन की एक प्रोसेस चल रही है। और वो ताकतें, वो सब ताकतें तमाम जो नहीं चाहती कि यहाँ एक चुनाव निज़ाम आए, यहाँ एक चुनी हुई सरकार आए, यहाँ लोगों की सरकार आए, वही सरकारें जो हैं वो ये कोशिश कर रही, वही जो ताकतें हैं वो ये कोशिश कर रही है कि इस प्रक्रिया को किस तरह से डिरेल किया जाए और किस तरह से लोगों के दिल में खौफ और दहशत भरी जाए। पर जहाँ तक अपनी पार्टी का सवाल है, मैंने आपसे कहा शुरू में भी कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात से बिल्कुल आश्वस्त है कि जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार की ज़रूरत है। यहाँ के लोगों की समस्याएं तभी हल हो सकती हैं यहाँ एक चुनी हुई सरकार हो, और उसके लिए ये जो शहादत हुई है हमारे एक साथी की, उसमें मुझे लगता है वो उनकी शहादत और जोश भरेगी बाकी लोगों में, ताकि वो और शिद्दत के साथ काम कर सके। उसके साथ साथ जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं
वो भी रोज इनकाउंटर्स में हिस्सा ले रही हैं। आज अवंतीपुरम में भी इनकाउंटर हुआ है। पर एक जो बड़ा प्रश्न यहाँ उठता है जंडियाल साहब, वो ये है कि किस तरह से जो ये क्लेम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा था 370 टूटने के बाद की हालात जो हैं, जो मिलिटेंसी को डायरेक्टली रिलेट किया जा रहा था कहीं ना कहीं 370 और 35A से, और जिस तरह से आज हालात बने हैं, और खुसूसन जो जम्मू सूबा में जिस तरह से मिलिटेंसी सर उठा रही है, जो लार्जली इतने साल तक शांतिपूर्ण रहा, और किस तरह से हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा, खन्ना मंडी में देखा, हवाला का पैसा निकल के आ रहा है, और जिस तरह से रोज इनकाउंटर लगभग हो रहे हैं कश्मीर में भी। और पिछले दिनों हमने जो शिया प्रोसेशन निकालने की कोशिश कर रही थी उसमें भी देखा क्या हुआ। और उसके बाद जिस तरह से हालात जो बन रहे हैं जम्मू कश्मीर में खसूसन, वो कहीं ना कहीं इस बात को जरूर दर्शाते हैं और सामने लाते हैं कि 300 चाहे आप स्टेट रखें या हटा दें, 370 लाएं हटा दें, आप यूनियन टेरिटरी भी बना दें, उसके बावजूद भी जब आप उसको डायरेक्टली मिलिटेंसी से रिलेट करते हैं और जब मिलिटेंसी दोबारा सर उठाती है, तो वो उनके खोखली बातें जो है वो कहीं ना कहीं उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या वास्तविकता में बदला जम्मू कश्मीर में धरातल। आपके पास वापस लौटूंगा विक्रम जी। अभिजीत जी, एक सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या लगता है जो आपके लीडर, क्योंकि आप खुद भी कश्मीर जब जाते हैं कैंपेन के लिए, क्या लगता है कि आपके लीडर्स को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है वो कम है और ज़्यादा सिक्योर करने की ज़रूरत है, और राज्य प्रशासन से किस तरह की मदद इसमें मिल रही है? जी बिल्कुल, वो तो जरूरत है ही है। हमारे हर एक कार्यकर्ता को सिक्योरिटी तो प्रोवाइड है भी और होनी भी चाहिए, इससे ज्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि सबकी जान बड़ी जरूरी है। जो कोई भी इसमें थ्रेट में आते हैं उनको सिक्योरिटी देना तो एक फर्ज भी है और देना भी चाहिए। लेकिन मैं जरा विक्रम जी की बातों का जरूर जवाब देना चाहूंगा। इनको पता नहीं क्यों शायद लगता है कि अभी ये भी कश्मीर की उन्हीं पार्टियों की तरह वही भाषा बोलना शुरू हो गए कि 370 35 से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी चीज मैं विक्रम जी को ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि मिलिटेंसी और टेररिज्म जरा प्लीज ये वर्ड थोड़े देख के यूज कीजिए करें। ये टेररिस्ट हैं सारे के सारे, भाड़े के टट्टू हैं ये पाकिस्तान के। इनके लिए वो वर्ड यूज करना थोड़ा सा जरूर सोचिए, क्योंकि एक चीज तो हम आपकी इससे जरूर इज्जत करते हैं कि एक नई आवाज उठकर कश्मीर से आई है, जिसकी हम पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। शायद कश्मीर के लोगों ने भी रिस्पेक्ट किया, तभी शायद पीडीपी से बड़ी बनकर पार्टी बनकर ये लोग उभरे कश्मीर में। लेकिन अपनी थोड़ा सा इन चीजों को उनको क्लियर करने की जरूरत पड़ेगी। और ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 60-70 साल की जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास कोई जादू की छड़ी थी कि हम इसको साल 2 साल में चेंज कर देंगे? जो चीजें बदल रही हैं वो आपके सामने है। मैंने आपको बताया, आप ग्राफ देख लीजिए, क्या नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट्स नीचे नहीं हुए, क्या पत्थरबाजियां बंद नहीं हो गई? तो अरे सुन लीजिए ना पहले पूरी बात। फिगर ना क्या डोंट यू सी व्हाट अबाउट द इंसिडेंट? अरे बताओ क्या, आप बताएं पत्थरबाजी का कौन सा इंसिडेंट है? आप बताएं ना पत्थरबाजी का कौन सा इंसिडेंट है? अरे बताएं ना विक्रम जी कौन सा पत्थरबाजी का इंसिडेंट है? अरे छोड़िए, अभी फिर हम मिलिटेंसी बोल रहे हैं। पहले वर्ड तो ठीक कीजिए आपने। अरे पहले वर्ड तो ठीक कीजिए। आपने मिलिटेंट मानते हैं, आपने जिहादी मानते हैं क्या? आप जिहादी मानते हैं इनको? आप इनको जिहादी मानते हैं क्या? वर्ड क्यों नहीं, आप गलत वर्ड यूज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आप गलत वर्ड कैसे यूज करेंगे? आप गलत वर्ड कैसे यूज करेंगे? हमने तो एक साथ वर्ड यूज किया शुरू से। हमने सरकार में भी कोई मिलिटेंट नहीं कहा। आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? बताइए, कम से कम वर्ड तो ठीक है। आप क्या, आपको पता ही नहीं मिलिटेंसी और टेररिज्म में क्या फर्क होता है? आप क्या बात करेंगे? आप भी आज जाके वही भाषा बोलना शुरू हो गए जो कश्मीर की आज तक ये बोलती रही। आप उन्हीं के नक्शे पर चल रहे हैं, तो क्या फायदा? कश्मीर को क्या लग देंगे आप? फिर आप कश्मीर को लग क्या देंगे? आप भी उन्हीं की भाषा बोलना शुरू हो जाएंगे तो कश्मीरी को लग क्या देंगे आप? आप तो वही बातें करने शुरू हो गए। आप भी मिलिटेंसी और मिलिटेंट और कल तक को तो आप इनको शहीद बोलना शुरू हो जाओगे। कल आप इनको शहीद बोलना शुरू हो जाओगे। आपका टेररिज्म कौन सा? जिसके टेररिस्ट ने कल आपका कार्यकर्ता मार दिया जनाब, जिसके टेररिस्ट ने आपका कार्यकर्ता मार दिया, वो मिलिटेंट नहीं था, वो टेररिस्ट था। कम से कम अपने कार्यकर्ता के लिए तो सोचिए, अपने कार्यकर्ता के लिए सोचिए। जिसके टेररिस्ट ने आपका कार्यकर्ता मारा वो टेररिस्ट। अभिजीत जी, विक्रम जी, समय की कमी है। डिबेट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। हम इस पे एक बार फिर चर्चा करेंगे। मैं जाते जाते आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बड़ा अहम मुद्दा है कि जो राजनेता कश्मीर में खासतौर पे काम कर रहे हैं उनके लिए सुरक्षा जो है वो पुख्ता की जाए,
और खासतौर पे ये आतंकी नेटवर्क जो खासतौर पे आम लोगों में घुसा हुआ है, क्योंकि जो पॉलिटिकल किलिंग होती हैं ये टारगेट किलिंग है और इसके पीछे उनके आतंकियों के जो टाउट्स हैं वो काम करते हैं। इसीलिए इन लोगों की सुरक्षा जो है करने से पहले ऐसे जो ब्लैक शिप्स हैं, ऐसे जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ढूंढ निकालना होगा। आप दोनों हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रियासत की सियासत में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।